अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाजिब। 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक से मुतालिक आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अपोजिशन जमातों में एक नई रूह सी फूंक दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एहतसाब के उस इदारे को निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर अपोजिशन का घेराव करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं कि नैब को इस तरह के इल्ज़ामात और तनकीद का सामना हो। आज जो जमातें बशमूल नून लीग और पीपल्स पार्टी इस इदारे की इफ्ताद का शिकार हैं, माजी में इन्हीं जमातों ने इसी इदारे को अपने वक्त की अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया और भरपूर तरीके से किया। और जब इन अपोजिशन जमातों को इस वक्त मकाफात अमल का सामना है तो उनकी जानिब से इस इदारे के खात्मे का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ नून लीग की क़यादत और आज बिलावल भुट्टो ने नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना ऑर्डर में जो नैब के बारे में सुनाया है, ये नैब का इस ऑर्डर में जो एहतसाब नैब का हो रहा है, हमारा इस्टेब्लिशमेंट का हो रहा है, हमारे कठपुतली सियासी जमातों का हो रहा है। अब नैब का इस नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के मुताबिक बिलावल भुट्टो के इस मुतालबे को उन्होंने बिल्कुल मुस्तरद करते हुए ये कहा कि नैब बंद करने की इस पुकार का मतलब जो है वो अवाम को इस बात पर बावर कराना है कि जो पैसे इन्होंने लूटे हैं उनसे ना पूछा जाए। यानी ये बात तय है कि हुकूमत इस मामले में किसी किस्म की लचक दिखाने को तैयार नहीं है। ऐसे सियासी माहौल में अपोजिशन के पास मुश्तरका दबाव बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है, जिसकी तैयारियां होती रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के हतमी नताइज या मंतकी अंजाम तक पहुंचने के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता। इस बार भी अपोजिशन जमातों ने एक नई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान तो कर दिया है जो ईद के बाद होगी। इस APC के क्या मकासद होंगे, क्या एजेंडा है और इससे हुकूमत को कितना बड़ा खतरा लाहक हो सकता है, यह तय करने के लिए अपोजिशन ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी तरतीब दी है जिसका इजलास भी रवां हफ्ते होने का इम्कान है। इन तमाम कोशिशों और इक़दामात के बावजूद अपोजिशन जमातों और बिलखुसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अदम एतमाद की अफवाहें जो हैं वो तसलसल से गर्दिश में हैं। गुज़श्ता रोज़ भी पीपल्स पार्टी के इजलास में बिलावल भुट्टो को अपनी जमात के रहनुमाओं की जानिब से नून लीग से डील करने से मुतालिक एहतियात से काम लेने के मशवरे दिए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तनकीद के निशाने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ थे, जो यकीनन अलील है, लेकिन उनकी जानिब से अपोजिशन की मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के इम्कानात के बारे में शकूक व शुबहात भी मौजूद हैं। इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के एतजाज़ हसन तो यहाँ तक कह गए कि यह मुस्लिम लीग नून की आदत है कि वो अपने फ़वाइद के लिए पंजाब में दीगर जमातों को इस्तेमाल करती है। गुज़श्ता रोज़ भी एक इंटरव्यू में एतजाज़ हसन का ये कहना था कि उन्हें मुस्लिम लीग नून पर भरोसा नहीं और ना ही कभी उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने हमसे वफादारी की। मुझे तो एतबार नहीं है नून लीग पे। मैं अपनी ज़ाती राय अर्ज़ कर रहा हूँ, ये पार्टी की राय नहीं है, पर ज़ाती राय मैं अपनी बरमला अर्ज़ करूँगा और पार्टी में भी मैं ये मशवरा उनको दूंगा कि इनसे बचें जिन्होंने किसी के साथ वफा नहीं की। तो ये नवाजते हैं उनको जो हमें तकलीफ। इसका मतलब है आपके ख्याल में ये कोई इत्तेहाद आगे चल नहीं सकेगा ज्यादा? मेरे ख्याल में तो नहीं चल सकेगा। ये बहस गुज़श्ता कई रोज से छिड़ी हुई है जिसकी नून लीग की जानिब से भी तरदीद आ चुकी है और आज बिलावल भुट्टो ने भी इस तासुर को मुस्तरद किया है। आज भी कोई टीवी पे चल रहा था कि जी मुस्लिम लीग नून और वो उन पे कोई इख्तलाफ है, तो मैंने कायरा साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा यार ये चीज़ें चलती रहती हैं, चूँकि दे वांट टू सी अ डिवाइडेड ऑपोजिशन, जो कि हो नहीं रही। ये मैं वसूख से कहता हूँ, ऑपोजिशन यूनाइटेड है ऑन द इशू ऑफ द पुअर गवर्नेंस और इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। तो ये कोई फासला का जो इम्प्रेशन देने के कोशिश कर रहे हैं, मैं उसका बिल्कुल आई डिसएग्री। ये ऐसा नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है। और जैसे ही इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब से एहतियाब हो जाता है वो भी वहाँ होगा। लेकिन पार्टी मीटिंग्स में लोग अपने राय
करते हैं वो तो होता है। और जो उस मीटिंग में मैंने कंक्लूड किया और जिस तरीके से मेरे जमात ने कहा कि मेरे हर फैसले में वो मेरे साथ है, लेकिन ये गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ताहम इस सबके बावजूद इस खदशे को यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इसके पीछे इन दोनों जमातों की एक तवील तारीख है जो आपसी अदम एतमाद और ऐन मौके पर राय फरार एक दूसरे से इख्तियार करने के वाक़यात से भरी पड़ी है। इन्हीं तमाम मामलात पर, मुल्की सियासत पर और अपोजिशन के मुमकिन इत्तेहाद पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक हम मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी मंजूर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आपका फैसला जो है वो सामने आ चुका है, क्या फीलिंग्स हैं ख्वाजा साहब? पहले तो ये बताइएगा कि इतना अरसा आप खुद को डिफेंड करते रहे, आपके भाई साहब भी करते रहे, जेलों में भी गए, आखिर में फिर पता चला कि केस में कुछ नहीं था और बेगुनाह आप साबित हो गए हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग क्या फीलिंग है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये अल्लाह ताला की हजूर सरबसजूद हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मेरे वालिदैन जो है मरहूम, उनकी जो नेकी है वो हमारे काम आई है और मेरे अहले खाना और अहबाब की दुआएं हैं। और जेल में भी हमने अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांगी कि ये जो तज़ीक हमारी की गई है और बदनामी की गई है, इसको अल्लाह करीम जो है वो अपनी कुदरत से मिटा दे। ये जो हिस्टोरिक जजमेंट आई है ये एक लैंडमार्क बन गया है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि जो जूरिस्ट हैं वो कह रहे हैं। मैं समझता हूँ जो जुल्म किया गया था, 16 माह की जेल थी, पिछले 3 साल से मेरा बड़ा लग रहा था, तो ये चंद घंटों में वो सारा साफ हो गया। 200 के करीब टीवी प्रोग्राम करवाए गए थे मेरी किरदार कशी के लिए, क्योंकि मुझे हरवाना था, इमरान खान साहब को जितवाना था। तो वो सारा काम जो था वो फ्रॉड था, फेक था। वो सारी चीज़ अब सामने आ गई है। 87 पेज की जजमेंट है, एक एक नुक्ते की ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उसकी तशरीह की है। और ज़ाहिर 2-2.5 घंटे की वहाँ बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो जेल में था, काम नहीं इतनी लंबी बहस हुई है। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हम हम्बल, कोई बदला नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई इंतकाम नहीं। ठीक, जिन लोगों ने ज्यादती किया हमारे साथ, जिन्होंने हमें पकड़ा, जिन्होंने पकड़वाया, जिन्होंने सारे काम को स्पॉन्सर किया, अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे और कम अज कम उनमें से किसी को इस मुश्किल में ना डाले जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं। जेल इतनी मुश्किल नहीं है मेरे लिए, मैं कौन सा पहली बार जेल गया हूँ। हर हुकूमत बदलती है तो चला जाता हूँ, जेल भेज दिया जाता हूँ। लेकिन ये जो बेइज्जती है, बेतौकीरी है और जो बदनामी की गई, इसकी रूहानी जो है ना वो एक आपको तकलीफ होती है और समझे ज़हनी अजियत और रूहानी तशद्दुद है। तो वो समझता हूँ कि अल्लाह ने बहुत मेहरबानी फरमाई। ठीक, अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइएगा, अब चूंकि ये फैसला सामने आ चुका है और आपकी पार्टी का बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ आ चुका है कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, आज बिलावल भुट्टो ने भी यही मुतालबा किया। अब मसला ये है कि आप दोनों जमातें तो चले एक पेज पर आ जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट के साथ आप कैसे मिल के, उनके बगैर तो नैब ख़त्म नहीं हो सकता, ना ही चेयरमैन नैब घर जा सकता है, और आप बिल्कुल उनके साथ बैठने के लिए ना वो तैयार है ना आप तैयार हैं। मतलब नैब के कवानीन में तब्दीली तक नहीं हो सकती, तरामीम तक नहीं हो सकती, तो नैब ख़त्म कैसे होगा? एक तो बात यह है कि मैं कोशिश किया करता हूँ कि मैं फेयर रह के बात करूँ, भले उसका फ़ायदा किसी ऐसे फ्रीक को हो जो जिससे मुझे नुकसान पहुंचाया हो। बात जो है जी वो किसी एक शख्स के इस्तीफे की या घर भेजने की नहीं है। ये जो नैब का काला कानून है, इसके नीचे आप जिसको मर्जी बिठा दें, जितना मर्जी मुत्तकी और परहेजगार और ईमानदार होगा, ये कानून ही काला कानून इस तरह का है कि ये चीजों को खराब कर देता है। फिर जो माहौल है वहाँ पे वो बड़ा एक और तरह का है और वो है ही आर्म ट्विस्टिंग का माहौल। जब से ये तश्कील किया गया है, इसी नीयत से तश्कील किया गया था इस सारे निज़ाम को 20 साल पहले। अब आप फरमा रहे हैं कि ये खत्म कैसे होगा? खत्म तो भाईजान इसमें होना ही होना है, ये नविश्ता व्यवहार है। ये मैं नहीं कह सकता कल खत्म होता है या साल बाद होता है, इसने जाना ही जाना है। और वो ठीक है, कत्ल कलामी की माफ़ी, वो बेसिकली नोश्ते दीवार है तो ख़त्म उसने होना है। वो कैसे होगा? आप बगैर गवर्नमेंट के 2/3 अक्सरियत के ये फैसले तो जब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में नहीं आएगी, वो तो तहरीक इंसाफ के चाहने के बगैर तो नैब ख़त्म ही नहीं हो सकती ना। पॉइंट मेरा ये था बेसिकली। एक तो गुजारिश ये है कि किस किताब में ये लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने अगले 30 साल तक यहाँ हुकूमत करनी है? मैं तो वो किताब नहीं पढ़ी पाकिस्तान की तो सियासी तारीख। देखिए 5 साल के लिए खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, 2 साल गुजर गए, 3 रह गए हैं। हाँ जी, वो 5 साल के लिए बनाए जरूर गए थे, 5 नहीं शायद 10 साल के लिए बनाए गए थे।
तो पहले 2 साल में उन्होंने जिस तरह की बदतरीन कारकर्दगी का और उनके साथियों ने मुजाहरा किया मेच्योरिटी का, मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस का, तो मुझे लगता नहीं है कि वो अपना टाइम पूरा करेंगे, क्योंकि उनको खुद वो टाइम अपना पूरा नहीं करना चाहते। जिन्होंने टाइम पूरे करने होते हैं उनके चाल चलन ऐसे नहीं होते जैसे पीटीआई गवर्नमेंट के। अब सवाल यह है कि अमेंडमेंट क्या होगी। तो भाई अमेंडमेंट जो है वो तो मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिकल आदमी हूँ। अमेंडमेंट तो मेरा ख्याल है यही हुकूमत और यही पीपीपी, पीएमएलएन और पीटीआई मिलकर कर लेंगी, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अच्छा, जहां तक रिपील होने का ताल्लुक है, उसके लिए इस हुकूमत के जाने का शायद इंतजार करना पड़े तो चली जाएगी एक दिन, लेकिन ये निज़ाम जबर का मजीद चल नहीं सकता, क्योंकि अब पाकिस्तान की अदालतें, 1 मिनट मुझे इजाजत है, जी जी, सुपीरियर कोर्ट्स के कई ऑब्जर्वेशन है, अब एक जजमेंट आ गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तमाम इलेक्टेड बॉडीज वकला की, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एएनपी, जेयूआई, इवन पीटीआई के अपने लोग जो उनके सीनियर एलिमेंट हैं, वो खुद तंग है कि ये कानून तो पाकिस्तान को चलने नहीं दे रहा। और मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ जी, इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन को रगड़ा लगाने के चक्कर में न सिर्फ ये कि पाकिस्तान को रगड़ा लगाया, बल्कि अपनी हुकूमत को खुद ही नाकामी से दो चार कर लिया। इतना खौफ पैदा किया है, कोई सिविल सर्वेंट, कोई कारोबारी आदमी यहाँ पे पैसा लगाने को या काम करने को या फाइल साइन करने को तैयार नहीं है। असल नुकसान उन्होंने मुल्क का तो किया है, अपनी सियासत और अपनी हुक्मरानी का भी किया है। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो बड़ी अहम मुलाकातें हुई, आप भी उसमें शामिल थे, बिलावल भुट्टो से जब आपका वफ्द मिला, फिर भी अदम एतमाद की क्यों बातें की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी को शायद एतमाद नहीं है, शहबाज शरीफ को शायद जरदारी साहब पे एतमाद नहीं है, क्यों, क्या वजह है? कल बल्कि एतजाज़ अहसन साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो ऑन एयर कल ये कह दिया कि जी मैं इन लोगों पर एतमाद नहीं कर सकता। तो ऐसे एतमाद के फुकदान की फ़िज़ा में पाकिस्तान को आप मुतबादिल क़यादत कैसे फ़राहम कर सकेंगे दोनों जमातें? जिन साहब का आपने रेफरेंस दिया, मैं उनके बारे में कोई तबसरा करना नहीं चाहता, उनकी अपनी भी सोच है। दूसरी बात यह है कि कोई एतमाद करे ना करे, कोई किसी को नहीं कह रहा कि हम पे एतमाद करें, हम किसी और पे एतमाद करें। सियासत में हालात के तकाज़ों के तहत फैसले किए जाते हैं। हालात का तकाजा यह है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और अपोजिशन की बाकी पार्टीज मिलकर आगे बढ़े। हमने मिलकर आगे बढ़ने की सबने कोशिश की है, इब्तिदा में कामयाबी नहीं हुई। अब मेरा ख्याल है सबकी तबीयत भी साफ हो गई और हाल मिजाज भी दुरुस्त हो गया है, इसलिए अब सबको मिलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑपोजिशन अलग अलग रही तो इस मुल्क का नुकसान भी ज्यादा हो जाएगा और काले कवानीन मजीद मुसल्लत हो जाएंगे। ठीक, अच्छा ख्वाजा साहब, आप चूँकि बड़ा क्लियर कट बात कर देते हैं, मैं बात करूँगा पाकिस्तान में जो सियासी कारकुन हैं, आप जैसे सियासी कारकुन हैं, राना सनाउल्लाह साहब जैसे हैं, जो कि इस तरह सियासत कर कर के निचले रैंक से ऊपर तक आए हैं और अपनी एक आप लोगों ने जगह बनाई है, लेकिन जब भी गिरफ्तारियों का टाइम आता है, जेलों का टाइम आता है, आप जैसे लोग ही क्यों भुगतते हैं? और जो टॉप टियर लीडरशिप है, मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, बाकी सारा भी आप देख लें, जेलें जो हैं वो सिर्फ आप ही का मुकद्दर क्यों है? नहीं, मेरा ख्याल आदिल साहब ऐसा तो वैसे नहीं है, क्योंकि ज्यादा तो भुगतान किया है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दोनों पार्टीज ने, तो दोनों की टॉप लीडरशिप जो है उसने बहुत भुगता है, फांसियां भी और जलावतनियां भी और जेलें भी, और उनकी औलादों ने भी ये तकलीफ काटी और अभी तक काट रहे हैं। तो ये तो बात मेरा ख्याल है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। रह गए हम लोग, हमें से बाज जो है, हम शायद आदी हो गए हैं, हमें इसी काम के लिए चुन लिया गया है कि जब गवर्नमेंट जाएगी, अपोजिशन आएगी, तो जो मुखालिफ पार्टी है वो ये समझती है कि ये 10-12 आदमी है इस जमात में, जो भी जमात अपोजिशन में होती है, इनको अगर रगड़ दो तो फिर मुज़ाहमत नहीं होगी। तो हमें इसीलिए पकड़ा दकड़ा गया कि मुज़ाहमत ही सियासत ना होने पाए। ठीक, अच्छा ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि अभी इस वक्त आपकी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर कट है कि आप नए इंतखाबात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक खुल के इस पर सामने नहीं आई। मौलाना साहब भी कह रहे हैं नए इंतखाबात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अभी भी ये कह रही है कि जी हुकूमत से छुटकारा तो हासिल करना है, लेकिन वो नए इंतखाबात की बात नहीं कर रहे। अभी भी कह रहे हैं स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद और कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनके साथ कार्ड्स पर हैं। कितने चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी भी इसी मुतालबे पे आ जाए, या आप जो पीपल्स पार्टी जो चाह रही है आप उधर चले जाएँ, इन हाउस चेंज की जो बात कर रहे हैं?
यार आदिल साहब, मैं इस पे एक अपनी अलग राय देना चाहता हूँ। जमाती मौक़िफ़ की अपनी अहमियत और उसका एहतराम है, लेकिन हम जी, जी, अपनी जी, राय भी बहरहाल रखते हैं। ये जो भी करना है, वो इन हाउस चेंज आती है या नया इलेक्शन आता है, इस पर बहुत गौर व फिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को निकालना या गिराना जो है, ये असल मकसद नहीं है। असल मकसद ये है कि पाकिस्तान को गवर्न कैसे करना है, किसने करना है, एब्सोल्युटली। और उसके पैरामीटर्स क्या होंगे और उसके टीओआर्स क्या होंगे, और आइन को रिस्पेक्ट करना है या नहीं करना, कितना आइन को फंक्शनल करना है, कितना क्या होगा आगे चल के। ये जमहूरी निज़ाम, जो जमहूरियत के नाम पे जो निज़ाम दिया गया है, ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा, ये हाइब्रिड रहेगा, प्योर डेमोक्रेसी आएगी या लूली लंगड़ी जमहूरियत रहेगी, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कंडक्ट करेंगी अपने आप को, अदारे कैसे कंडक्ट करेंगे। ये इस तरह नहीं होगा कि हम आपस में लड़ पड़ें, हुकूमत और अपोजिशन, और उसके बाद एक आम इंतखाबात हो जाए और फर्ज करें हम जीत जाए, पीटीआई हार जाए और हम कहें जी अब हम आ गए हैं और हम मसाइल सारे दूर हो जाएंगे पाकिस्तान के। मुझे इससे मेरा नहीं ख्याल। इस पर एक वसी तर मुकालमा करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को, भले वो हमें एक दूसरे के साथ बात करते हैं नहीं करते, पर बात करनी पड़ेगी। और इस मुकालमे में किसी न किसी शक्ल में पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं उनकी भी इनपुट आनी चाहिए। ठीक, ख्वाजा साद रफीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बात जा रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बाकायदा एक इत्तेहाद की जानिब और यकनुकाती एजेंडे की बात की जा रही है। मुस्लिम लीग नून बड़ी क्लियर है, वो नए इंतखाबात की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की अभी तक इस पर क्लियर कट लाइन नहीं है कि क्या आप इन हाउस चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पर तो आप मुतफिक हैं कि खान साहब को जाना चाहिए, इस पर नहीं मुतफिक अभी तक कि नए इंतखाबात आप मुतालबा कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि अगर इन हाउस चेंज को पुश किया जाए वो ज्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल अभी तक ये आपकी एक राय हो सकती है, लेकिन जो हमारे साथ बात हुई है, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, जो मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन आया था जी, उसमें अभी कोई हतमी ना फैसला हुआ है, ना राय, ना पीपल्स पार्टी अभी तक इस नतीजे पे। हम सारे ऑप्शंस खोल कर बैठे हुए हैं। अगर हम सारे ऑप्शंस बंद करके बैठेंगे तो फिर तो कोई फैसला नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हमने सारे ऑप्शंस खोले हुए। चौधरी साहब, तो नून लीग ने भी सारे ऑप्शंस खोले हैं, बाकी पार्टियों को इसमें ठीक, शामिल कर रहे हैं। ठीक है सर। अयाज सादिक साहब से कल हमारे ही शो में बात हुई, उससे पहले एहसन इकबाल साहब से हमारे ही शो में बात हुई, और वो कह रहे हैं कि एक नुकाती हमारा जो एजेंडा है वो है नए इंतखाबात का, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि ड्राइंग रूम की सियासत थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो भी ऑप्शन खोल के बैठेंगे। लेकिन एक बताया ये जा रहा है कि एक अदम एतमाद की फ़िज़ा अपनी जगह पर मौजूद है, खुसूसन पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है। एतजाज़ अहसन साहब तो कल से बड़ा खुल के बोले हैं कि इन्होंने हमेशा हमारे साथ ये किया और हमारा कभी वो दिल से साथ नहीं देते। ओवरऑल क्या सिचुएशन है, क्या अदम एतमाद की? देखिए चौधरी साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, बड़े भाई भी हैं हमारे, तो उनका एक कंसिडर्ड ओपिनियन है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कल की मीटिंग के ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी और चेयरमैन साहब ने जब कंक्लूड किया तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उनके साथ बैठेंगे, और बिल्कुल जब ये चीज़ें तय हो गई हैं कि कमेटी बन गई है, उसमें नाम दे दिया उन्होंने भी और हमने भी नाम दे दिया, उसने बैठना है, उसने एजेंडा तय करना है, वेन्यू तय करना है, टाइम तय करना है और वो डेट तय करनी है। और ईद के फौरी बाद जब होती है तो फिर उस पर कोई शक शुबे का काम का हम क्यों उस पे जाएं कि फलां क्या करेगा। उसमें बैठकर जो ईपीसी होगी उसमें बैठकर हतमी हो सकता है मैं चांद मांगू, ये मेरा हक है, लेकिन फैसला तो सारी जमातों ने मिलकर करना है जी। हम कब इलेक्शन से भाग रहे हैं? अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे, वो नहीं हुए, पोस्टपोन हो गए। तो इस मुल्क में क्या आप इलेक्शंस इस वक्त कैफियत में अगर हो सकते हैं तो हम लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि जहां जहां पे मांगे तांगे की हुकूमतें वो जाएं और इलेक्शन हो, हम तैयार हैं, हम लड़ लेंगे इलेक्शन। ठीक, अच्छा चौधरी साहब, दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी ओवरऑल जो है इस वक्त क्या सोच क्या है, क्योंकि जो एतराज़ात यहाँ पर उठाए जाते हैं, अब देखें सिंध कंपैरेटिवली बेटर गवर्नेंस है वहाँ पर, स्पेशली हमने कोरोना के मामलात में भी देख लिया, लेकिन उस तरह से परफेक्शन तो नहीं है जिस तरह से यहाँ पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ से डिमांड करती है। ये कब ख़त्म होगा कि मरकज़ में जो आप गवर्नेंस चाहते हैं तो उसको सिंध में कम से कम थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्ट होना चाहिए? मैं पीपल्स पार्टी पर कारकर्दगी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जी
नहीं, देखिए ना, एक दो गुजारिशात, आपने सिंध को किसी स्कॉटलैंड के साथ तो नहीं कंपेयर करना। सिंध को आपने पंजाब के साथ कंपेयर करना है, केपी के, स्पेशली केपीके के साथ, जहां पे उनकी 7 साल की गवर्नमेंट है। वहां पे बिलावल साहब का चैलेंज था कि एक दिखा दें हॉस्पिटल NICBD जैसा, एक दिखा दें जो गंबट जैसा हो, जहां पे मुफ्त ट्रांसप्लांट हो रहे हों, कोई एक दिखा दे ना। फिर हमने टैक्स कलेक्शन आपके सामने है कि सिंध ने 1% ज्यादा, बल्कि 1 अरब रुपया ज्यादा टैक्स कलेक्शन की जो उनका टारगेट था। यहाँ पे तीनों हुकूमतें पीछे खड़ी हुई हैं। यूनिवर्सिटियां कितनी बनाई हैं, कॉलेजेस कितने नए बनाए हैं, क्या चीजें की हैं, और उसमें हम कब उनसे डिमांड कर रहे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं कि सिंध जैसा कर दो। वो भी करने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ गालियां देने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो बड़े साफ और शफाफ चलना था। हालत ये है कि करप्शन में इंडेक्स जो है, वो इंटरनेशनल रिपोर्ट है 2019 की, वो 117 से 120 पे चली गई है। बिल्कुल जो डेमोक्रेसी है उस पे 108 से 112 पे चली गई है। ह्यूमन राइट्स में हमारा ग्रेड ही कोई नहीं आया। इकोनॉमी जो है वो बैठ गई है। रोजगार देने आए थे, रोजगार छीन लिया है। महंगाई से लोगों की जान निकाल दी है। लोगों को पेंशन खत्म कर रहे हैं। ये करप्शन खत्म करने आए थे, पेंशन खत्म कर रहे हैं। ये तनख्वाह में 10% सिंध ने इजाफा किया, ये मुकाबला करें ना, यहाँ पे 20% करें। लोगों की पेंशन के अंदर, लोगों की तनख्वाहों के अंदर इजाफा करें। जो महंगाई की है उतना इजाफा भी करें। महंगाई सिंध ने तो नहीं की, महंगाई तो इन्होंने की है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा, अदम एतमाद के कोई पाइपलाइन में है? सुनने में तो यही आ रहा है कि स्पीकर साहब से शुरू करेंगे कौमी असम्बली के। अभी तक कार्ड्स पर है, उस पर कोई? जी नहीं, देखे ना, फिर वही बात है, हम अकेले कुछ भी नहीं करना चाहते ना, हमारे पास वो स्ट्रेंथ है। अगर हमारे पास वो स्ट्रेंथ हो तो हम किसी का इंतजार क्यों करें, किसी के साथ बैठे क्यों? तो बिलावल साहब ने भी यही कहा है कि हम उसके लिए भी रखेंगे, क्योंकि उनका रवैया बड़ा जानबदाराना हो गया है। वो खड़े होकर गालियां देते हैं, तो यहाँ पे लफ्ज अगर बुज़दिल कह दें, यहाँ पे अगर नाकाम कह दें, तो वो कह रहे हैं ये एक्सपांज करें, ये गैर पार्लिमानी अल्फाज है। ये कैसे गैर पार्लिमानी है? ये हुकूमत हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। कश्मीर पे फेल हो गई है, शहरा कट गई है, और ये बैठे हुए हैं, इन्हें कोई फिक्र ही। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ऑल APC जो हो रही है ईद के बाद, शहबाज शरीफ साहब की तबीयत अभी भी ख़राब है, बड़ा कम ही वो आते हैं, और अमली सियासत तो ऑलमोस्ट वो बिल्कुल किनारा कश है, काफ़ी वक्त से घर पे ही है। अगर तो APC में वो शिरकत नहीं करते किसी भी वजह से, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन फिर भी कहा जाए बीमार हैं, तो फिर क्या होगा? मतलब नून लीग की बाकी टॉप टियर लीडरशिप में से कोई नहीं होगा, शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, तो उसका कोई फ़ायदा उसका होगा APC का फिर? ये देखिए, ये आप चूंकि ऐसा सवाल कर रहे हैं, हम चूंकि हमने MRD की तहरीकें देखी हैं जिसमें लोग जेलों में होते थे, उनकी पार्टियों के जूनियर लोग बैठकर फैसले करते थे और उन पे इम्प्लीमेंटेशन होती थी। तो ये हालात और वाकयात का इशू है। ये नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर अपनी पूरा अथॉरिटी देकर भेजते हैं, जो भी फैसला होगा उसको अगर वो तस्लीम करते हैं, तो फिर उसके मुताबिक आगे मूव शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, नैब की अगर बात करें, आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा कि चेयरमैन नैब को घर जाना चाहिए। अब जो नैब लॉज में, ऑर्डिनेंस में वो तरामीम वगैरह होनी थी, वो तक तो नहीं हो सकती। तो नून लीग अगर ये मुतालबा करे कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, आप ये मुतालबा करें नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, तरमीम तक जहाँ नहीं हो सकती जिस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, वहाँ नैब कैसे खत्म होगी? वो उसके लिए तो इत्तेफाकी राय चाहिए। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था कि पार्टियों को तोड़ा जाता है नैब के जरिए, बाजू मरोड़ा जाता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, डिवाइड के एक तरफ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, दूसरी तरफ नहीं है। छोटे छोटे लोगों को उन्होंने कहा कि पिगमीज को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनको परवान नर्चर किया जाता है, परवान चढ़ाया जाता है, और फिर उनकी हुकूमतें बनाई जाती हैं। लोगों की पॉलिटिकल लॉयल्टीज तब्दील की जाती हैं। एक साइड पे गिरफ्तार किया जाता है, दूसरी साइड पे उन्हीं केसों के अंदर कोई पूछा नहीं जाता। तो वो जो पीपल्स पार्टी का नैरेटिव था, जो शुरू से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मौकफ रहा है, उसको दुरुस्त करार दे दिया। आज हमारी तो ये खुशी है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के अपनी जिंदगी में जो वो कहती रही, आज सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया है। वो एहतसाब कमीशन हो या नैब हो, उसके बारे में। सो हम ये कहते हैं कि उन्होंने ये आधा फिक्रा मीडिया चला रहा है। उन्होंने कहा इसको बंद करें और इसकी जगह पे एक ऐसा इदारा बनाए जो अक्रॉस द बोर्ड
राइट। यहाँ पे फैसला करें। अगर हुकूमत करना चाहती है तो फारूक एच नायक साहब का सेनेट के अंदर बिल पड़ा है, उस पे वो उसको कर। ठीक। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि जरदारी साहब की सेहत अभी कैसे है? अभी तो हालिया दिनों में उन्होंने मौलाना साहब से मुलाकात भी की, तो डाउन द लाइन क्या प्रैक्टिकली अमली सियासत में आ जाएंगे, वो भी APC में शिरकत करेंगे? देखिए, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो इत्तेहादों के बारे में उनका जो एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से वो चीज़ों को समझते हैं, वो तो कोई और उस तरह से नहीं समझता। तो अभी भी उनकी सेहत अंडरलाइन है, उनकी कंडीशंस आपने देखा होगा किस तरह से मुलाकात की थी, और उससे बाद वो फोन पे बात करते हैं, क्योंकि उनको जब 6 महीने गिरफ्तार रख के कोई इलाज नहीं दिया गया, तो उनकी सेहत खासी खराब हुई, शुगर का, वो हाइपरटेंशन का, उनको 3 बार तो स्टंट पड़ चुके हैं, तो ये सारी चीजें थी। तो उस हवाले से हम देखें तो ये चीजें जो हैं उनको अब कंपैरेटिवली वो बेहतर हैं पहले से, लेकिन अभी भी इस तरह से नहीं है कि वो उठकर मीटिंग्स में चले जाएं या मुलाकातें शुरू कर दें। चौधरी साहब जाते, ठीक जी, एक्सपीरियंस है, तजर्बा उससे हम ठीक। चौधरी साहब जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे, आप बड़े दरीना कारकुन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, चंद ही लोग ऐसे प्रोमिनेंट रह गए हैं पंजाब में जो कि शुरू से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त पार्टी की पंजाब में क्या आप समझते हैं, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, मैं चाहूँगा कि आप रियलिस्ट बन के एक आंसर मुझे दें, पीपल्स पार्टी रिवाइव कर सकती है पंजाब में मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए? मुझे तो कम से कम नहीं लग रहा, लेकिन आपसे सुनना चाहेंगे चैलेंजेस। प्रॉब्लम यही है जी, प्रॉब्लम यही है, हम जब 1990 में चंद सीटें रह गई थी पीपल्स पार्टी की, तो आप जैसे सारे दोस्तों को नहीं लगता था कि पीपल्स पार्टी रिवाइव करे। पीपल्स पार्टी ने फिर रिवाइव किया। जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद लगता था कि नहीं रिवाइव करेगी, पीपल्स पार्टी ने फिर रिवाइव किया। ये जो 1997 में सिर्फ 17-14 सीटों के साथ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपोजिशन में बैठी थी, पंजाब में एक भी नहीं थी, तो उस वक्त भी लोग यही तबसरे करते थे कि पीपल्स पार्टी खत्म होगी, पीपल्स पार्टी फिर रिवाइव किया। चूंकि आजकल क्रिकेट पॉलिटिकल टर्म्स में तो बात नहीं होती, क्रिकेट की टर्म में बातें इनको समझ आती हैं। तो अच्छा बैट्समैन वो होता है जो बैड पैच में से निकल कर फिर वापस फॉर्म में आए। पीपल्स पार्टी कई बार आ चुकी है, और अब फिर मैं आज के आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी बहुत जल्दी रिवाइव करने जा रही है, और बहुत सारे लोग हमारे राब्ते में हैं जो बहुत सारी जमातों से पीपल्स पार्टी को वापस ज्वाइन करना चाहते हैं, और नीचे से लोग भी समझते हैं, मुलाजिम इस मुल्क के सारे समझते हैं, किसान इस मुल्क के समझते हैं, मजदूर इस मुल्क के समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के सिवा उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, गरीब इस मुल्क के समझते हैं। चौधरी मंजूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी से, बड़ी तफसीली बात करेंगे। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद यूट्यूब को कुछ लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए, वजूहात क्या हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद पर एतराज़ात और पाबंदियों की बहस जो है वो नई नहीं है। सोशल मीडिया पर किस किस्म का मवाद होना चाहिए, इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मवाद को हटाया जाए, और ये बात भी यकीनी बनाई जाए कि इस पूरे अमल से आज़ादी इज़हार राय जो है वो मुतासिर ना हो और जायज़ तनकीद करने वालों को निशाना ना बनाया जाए। ये सवालात गुज़श्ता कई सालों से उठ रहे हैं, और इस दौरान पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ती गई। कवानीन भी बन रहे हैं, लेकिन इन कवानीन को गैर मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें जो हैं वो कामयाब अब तक नहीं हो सकी हैं। आज ये मामला एक बार फिर उठा जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के एक मुकदमे की समाअत के दौरान सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस लेते हुए पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दिया। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत के दौरान सोशल मीडिया पर फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के फ़रोग़ की बात की। इस मामले का नोटिस लिया, और बेंच में शामिल मिस्टर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि अदालत की कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है। वो तहजीब के दायरे में रहते हुए इन फैसलों पर तनकीद भी कर सकते हैं। अदालत को आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं है,
लेकिन अब एक नई रिवायत पड़ चुकी है कि ना सिर्फ सोशल मीडिया पर अदालती फैसलों को बेजा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जजेस के खानदानों को भी नहीं बख्शा जाता। हर कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है और अदालती फैसलों की आड़ में जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि सोशल मीडिया पर फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है, अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन आखिर इस मामले का इख्तिताम तो होना है। बेंच के सरबराह मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम ने सवाल किया कि क्या वफाकी तहकीकाती इदारे FIA और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी देख रहे हैं कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है? क्या यूट्यूब और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई अमली इकदाम भी किए गए हैं? जिस पर PTA के एहलकार ने अदालत को बताया कि उनका इदारा ऐसे किसी भी मवाद की निशानदही तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन इस पर कार्रवाई करने के लिए उनके पास इख्तियारात ना होने के बराबर हैं। जिस पर जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है, कई ममालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। अमरीका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं, फिर देखें कि क्या कार्रवाई होती है। अदालत ने वजारत खारजा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए, जिसके बाद वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्विटर पर इंतहाई अहम उन्होंने एक ट्वीट की, जिसमें यह कहा गया कि अदालतों और PTA को पाबंदियों के जरिए इखलाकी इक़दार का पहरेदार बनने से दूर रहना होगा। इंटरनेट ऐप्स पर इस तरह की पाबंदियां पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की सनत की तरक्की को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकेंगी। अभी हम मुश्किलात से निकले ही नहीं हैं, जिसकी वजह जो है जजों की गलत मशवरों की बुनियाद पर माशी उमूर में दखल अंदाजी है। बड़ा अहम बयान है। फवाद चौधरी अपने बयानात के लिए इस तरह के जाने जाते हैं, लेकिन ये उन्होंने बड़ी अहम बात की है। इससे भी अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदी या निगरानी के मामले पर बहस का अंजाम क्या होगा, क्योंकि इस बहस में एक जानिब आज़ादी इजहार राय का सवाल है, तो दूसरी जानिब काबिल एतराज़ मवाद पर तनकीद करने वालों का मौक़िफ़ है कि सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के खिलाफ मवाद जो है वो शेयर किया जा रहा है, जिसकी निगरानी ज़रूरी है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा अहम आपने आज ट्वीट की, जो यूट्यूब पर सजेस्टेड जो बैन है, क्या वजह है उसकी? क्यों यूट्यूब आप समझते हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि जज साहिबान का तो मौक़िफ़ ये है कि बेसिकली जो ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल है उसको हटाने का तो और कोई ज़रिया नहीं है, तो यूट्यूब को क्यों ना बंद कर दिया जाए? देखिए आदिल साहब, सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि आप समझें कि ये जो बड़ी टेक कंपनीज हैं ये क्या है और इनका मैकेनिज्म क्या है। ये जो यूट्यूब है, ये जो टिकटॉक है, ये कंपनियां दुनिया के कई बड़े मुल्कों से भी ज्यादा इनके फाइनेंसेस हैं और ये टेक बिजनेस को लीड करती हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस को लीड करती हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि क्या इनको बैन करेंगे तो क्या हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? आंसर इज हमें बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहले भी क्या हुआ, जब हमने यूट्यूब को बैन किया उसके बाद ये कोई कंपनी पाकिस्तान में दफ्तर खोलने को भी तैयार नहीं। हमने, जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, बड़ी पूरी कोशिश हमने कर ली कि कंपनियां पाकिस्तान में आए, दफ्तर खोलें। उन्होंने कहा नहीं जी, हम वहाँ पे इसलिए नहीं खोल सकते कि आपका कोई भी किसी जज का मूड खराब हो जाता है, वो कहते बैन कर दो, फलाने का मूड खराब होता है, वो कहते बैन कर दो। तो इस तरह तो नहीं हम कर सकते, इतना बड़ा रिस्क हम अपने बिजनेस रिस्क नहीं ले सकते। लिहाजा जहां पर भी आप एक ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन पैदा करेंगे, ये टेक्नोलॉजी कंपनीज जो बड़ी जाइंट्स हैं, ये उस मुल्क के साथ फिर बिजनेस नहीं करेंगी। और अगर ये बिजनेस नहीं करेंगी तो आप समझिए कि आपका टेक्नोलॉजी बिजनेस तो ठप हो गया, पहली बात। ठीक। दूसरी बात यह है कि इनको क्या नुकसान हम हो जाते हैं जब यहाँ पे बैन करते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि उनका जो इश्तिहार हो जाए, उनकी जो कंटेंट हो जाए, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा बहुत थोड़ा है और उससे उनकी सेहत के ऊपर को बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी तीसरी बात की तरफ आइए कि कंटेंट जो है ऐसा है जिसपे ऑब्जेक्शन है और वो हटाना चाहिए। अब उसके लिए देखिए आपको क्या करना होता है। एक कंटेंट है जिसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है कि वो कंटेंट नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, मिसाल के तौर के ऊपर हेट स्पीच है, वो अमेरिका में भी ऑफेंस है, वो पेरिस में भी ऑफेंस है, पाकिस्तान में भी ऑफेंस है। अब उनके इस तरह की जो यूनिवर्सल क्राइम्स हैं, उनके ऊपर आप इन कंपनीज के साथ बैठते हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं और वो 100% रिमूव हो जाता है। हमारे यहाँ भी जिस तरीके से ये जब तरीके लद्दाख का धरना चल रहा था, तो फेसबुक ने, यूट्यूब ने बहुत ताउन किया और हमें ये
कंटेंट उन्होंने हटाया। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं कि जजेस की जजमेंट्स के ऊपर ना तनकीद करें, हम फलाने के ऊपर तनकीद ना करें। देखिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंटरनेट है वो फ्री स्पीच का एक रियलम है, और उसमें अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस या सेंसरशिप्स हैं वो कंपनीज नहीं मानती, हमें उस पर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लोग जो हेट स्पीच फॉर एग्जांपल कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान में है, तो मुझे बताइए FIA क्या कर रहा है, उसका साइबर क्राइम विंग क्या कर रहा है, वो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं जो यहाँ पे ये करते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपने इदारों की एफिकेसी बढ़ाएं, उन इदारों को जो है वो कार्रवाई के काबिल बनाएं, आप कह रहे हैं नहीं हम टेक्नोलॉजी यूट्यूब। अच्छा फवाद साहब, इसमें दो चीज़ें बड़ी आपने मुफस्सल इसका जवाब दिया, और मेरे ख्याल में जो अगले मेरे 2-3 सवालात थे आपने ऑलरेडी उनके भी जवाबात दे दिए। ऐसे फैसले जब हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इकॉनमी का फ़ैसला हो या टेक का फ़ैसला हो, तो क्या ज़रूरी अच्छा नहीं होगा कि वो एक्सपर्ट्स को बुला लें कम अज़ कम? टेक के बारे में जिस तरह आपने कहा, तो आप अगर अदालत में होते तो शायद इस तरह के रिमार्क्स ही सामने ना आते अगर उन्हें ये सारी चीजें पता होती। देखिए बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि खैर मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मैं तो सिर्फ क्योंकि मिनिस्ट्री हेड करता हूँ और मुझे मौका मिलता है इन लोगों से एक्सेस का, इन लोगों की बातें सुनने का, और उनसे कुछ सीख लेते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये जो फैसले हैं वो इस तरह से ऑब्जर्वेशन भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन फिर ये कंपनीज में, मीडिया में कोर्ट होती हैं, इंटरनेशनल आपकी अनसर्टेनिटी हो जाती है, और उसकी वजह से आपने खुद जैसे कहा इकोनॉमी के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में आपने देखा उन फैसलों के असरात से हम अभी तक नहीं निकल पा रहे। हमें रोज की जगह $100 मिलियन जुर्माना हो जाता है, कई जगह $200 मिलियन जुर्माना हो जाता है, तो $300 मिलियन हम वकीलों को देख के बैठ चुके हुए हैं। तो इस तरह से अदालतें या कोई भी PTA इस तरह से तो नहीं काम कर सकते। दे हैव टू बी रैशनल, दे हैव टू बी बैलेंस्ड, दे हैव टू बी काम, क्योंकि इकोनॉमी में अगर आप इतना अननर्व कर देंगे लोगों को तो उससे पूरी इकोनॉमीज को बैठ जाती हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है ये तो आपको पता है बच्चे चलाते हैं, 20-20, 22-23 साल के बच्चे हैं जो इसको सारा। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं क्रॉस द बोर्ड, और इसी नारे पर तो तहरीक इंसाफ आई थी, 2 साल हो गए, मतलब जुडिशरी में रिफॉर्म्स की बात हुई, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की बात हुई, उस तरफ बात क्यों नहीं जा सकी? क्या वजह है कि ये जो सारी चीज़ें आपने करनी थी उस तरह से नहीं हो पाई? इससे मुझे भी बहुत अफसोस है, और और जो भी आप कैबिनेट की अगर उठा के देखेंगे, हर मीटिंग में मैंने रिफॉर्म की बात की है, इस्लाहात की बात की है, और कहा है कि हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरफ इतनी तेजी से हम नहीं बढ़े जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए। ठीक, चौधरी साहब आखिरी सवाल आपसे कि आज चांद मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, और ट्विटर पे भी यही चीज़ ट्रेंड कर रही है कि वो एक दिन का चांद तो नहीं था। तो अब ईद आप कब कर रहे हैं? मुफ्ती साहब के साथ सैटरडे को कर रहे हैं, या अपनी जो आपकी प्रेडिक्शन थी जो ठीक मालूम अभी हो रही है जुम्मे को ही कर रहे हैं? देखिए नहीं, हमारा तो चूँकि हम तो रियासत के साथ जाते हैं, और जो कैबिनेट का फैसला है वो जब तक वो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज नहीं करती या काबीना नहीं करती, तो ज़ाहिर है वो रोहित हलाल कमेटी का जो ऐलान करता है उस पर चलेगा। लेकिन ये अलग बात है कि आज वाज़ेह तौर के ऊपर चांद जो है वो दूसरे दिन का है, पहले दिन का नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि रोहित हलाल खुद भी आज जब वो चांद देखेंगे, जो उनके तमाम लोग हैं, तो वो थोड़ा सा दिल में कम से कम जोश जिंदा हो। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।